Hello बच्चों, I am back with some more topics based on your class 10th physics chapter 2 work energy and power, and here it is lecture 4. Students, in today's lecture we are going to study following topics. As you can see here: potential energy and its types, kinetic energy and its relation with linear momentum, and work energy theorem. This will be the scope of our today's class. I hope the numericals that we had done earlier आपको सबको समझ में आए होंगे, आपने खुद प्रैक्टिस भी किए होंगे। और हमेशा याद रखिए न्यूमेरिकल्स के लिए दैट प्रैक्टिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द वन टाइम सॉल्विंग। ओके, आप एक बार उसे सॉल्व करते हैं आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। कीप प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्रिकेट में एक दिन बैट उठाने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू प्ले डेली, है ना। स्विमिंग आप एक दिन करके आ गए हैं तो यू आर नॉट परफेक्ट, यू हैव टू स्विम डेली। सिमिलरली, इफ यू वांट टू बी परफेक्ट इन न्यूमेरिकल्स, इफ यू वांट your numericals to be solved correctly with accuracy and speedily also, then you have to practice them on the daily basis। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ऐसा कर रहे होंगे और मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो आई विल कंटिन्यू टू टेल यू दिस क्योंकि ज़रूरी है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करें। आई होप यू ऑल वांट द सेम। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, लेक्चर 4 क्लास 10th फिजिक्स ICSE बोर्ड वर्क एनर्जी एंड पावर। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स, सो पार्ट बी एज हमने एक्सरसाइज कर ली थी पार्ट ए की। उसके जो न्यूमेरिकल पार्ट थे, आई होप कि एक्सरसाइज भी आप लोगों ने की होगी। और जो भी आपको डाउट्स निकलते हैं, जब भी डाउट सेशन होगा आप वो डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट बी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हम कवर करने वाले हैं आज के टॉपिक जो मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स क्या हैं, रिलेशंस क्या हैं, म्यूचुअल रिलेशंस क्या हैं, और वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आज हम वर्क एनर्जी थ्योरम तक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। एज यू कैन सी हियर, द वेरी फर्स्ट टॉपिक हियर इज मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स? वो एनर्जी जिस एनर्जी को सीधे वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। डेफिनेशन शायद यहाँ नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है? द एनर्जी दैट कैन डू वर्क डायरेक्टली। ठीक है, जिस एनर्जी से आप सीधे काम कर सकते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी है। बाकी कोई भी एनर्जी जो है वो सीधे काम नहीं करेगी, उस एनर्जी को पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना पड़ेगा तभी वो काम करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई सपोज कीजिए हीट इंजन, वो पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, ओल्ड मूवीज जो हैं उनमें वो इंजन होता है जो कि आग से चलता है, मतलब वहां पे कोल बर्न किया जाता है और उससे वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है, उससे वो इंजन चलता है। तो वहां क्या हो रहा है, वहां पर एक्चुअली हीट इंजन चलना तो एक काम हो गया, तो इंजन को वो हीट नहीं चला रही, हीट से वहां क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म हो रही है और वो उस इंजन को चला रही है। तो बेसिकली क्या है, पंखा चलता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय इलेक्ट्रिक मोटर, जिससे वो पंखा घूमता है और तब आपको हवा लगती है। तो मतलब ये है कहने का मेरा सिंपल सी बात कि कोई भी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी सीधे वर्क नहीं करती, सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होंगी तब वो वर्क करेंगी। तो मैकेनिकल एनर्जी को मेरे हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी दैट कैन डू वर्क डायरेक्टली। वो एनर्जी जो सीधे वर्क करती है उसको आप क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब बात आती है व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट। तो व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी मैंने आपको बता ही दिया, डेफिनेशन यहाँ भी देख लेते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं किसी बॉडी में उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी वो जहां पर रेस्ट में है या मोशन में है, इसकी वजह से उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। दो टाइप की होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक। इन दोनों के अलावा बाकी जितनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो डिफरेंट है। इन दोनों को कंबाइंडली क्या कहा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। इन दोनों कंबाइंडली कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ गई बात? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया। इनका यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि
E is equals to K plus U, where K is kinetic energy and U is potential energy, ठीक है, और E is मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है ये बात? तात्पर्य का मतलब नहीं जानते? हे भगवान, तात्पर्य का मतलब मीनिंग। सो हियर दे वांट टू से कि total energy, total mechanical energy of a body is the sum of its kinetic energy and potential energy. Okay students, now we have to start potential energy. I mean start learning potential energy. Potential energy को start मत करने लग जाना, ऐसा नहीं करना, उसको पढ़ना है। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स? हर बॉडी का अपना एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, ठीक है, जिसमें वो इक्विलिब्रियम में है और स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हो? नहीं समझते? समझो, सपोज करो ये एक स्लोप है, ठीक है, यहां पर एक बॉल रखी हुई है, ये, ठीक है, अब ये बॉल यहां पर रखी है, इसको तुम थोड़ा सा ऐसे ही डिस्प्लेस करो और फिर छोड़ दो, तो क्या ये वापस लौट कर यहाँ इसी पॉइंट पर आ जाएगी? नहीं, ये क्या होगी, ऐसे लुढ़कती हुई जाएगी और यहाँ पहुंच जाएगी, है ना। अब ये यहाँ रखिए, तुम इसको डिस्प्लेस करो और फिर छोड़ दो, थोड़ा सा इस तरफ लाओ और फिर छोड़ दो, तो क्या अपने आप वहां यहाँ पर बैलेंस होगी? कहीं नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये क्या होगी, दोबारा से लौटकर अपनी जगह पर वापस चली जाएगी, ऐसा होगा ना, यानी इसी पॉइंट पर वापस आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम का मतलब तो वो होता है रेस्ट, ठीक है, यानी जहां पर बॉडी जो है उस पर नेट फोर्स जीरो है। ये वाला जो इक्विलिब्रियम है इसे कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहा जाता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जहां पर बॉडी जो है वो, उस पर नेट फोर्स जीरो तो है, लेकिन जैसे ही आप उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेंगे, वो अपने इनिशियल पोजीशन में वापस आने की जगह किसी नई पोजीशन पे पहुंच जाएगी। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जो चेंज हो जाता है अगर आप उसे डिस्टर्ब कर दें, ऐसे इक्विलिब्रियम को कहा जाता है अनस्टेबल। और ये वाला इक्विलिब्रियम जहां पर आप चाहे कितना भी डिस्टर्बेंस करें, बॉडी वापस से लौटकर अपनी जगह पर आ रही है, तो इसको कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। जिस इक्विलिब्रियम में आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करें, वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर ले, तो इसे कहा क्या जाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बात? तो हर बॉडी जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जब कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, इस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है मिनिमम, ठीक है। अब आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज कर दें, मतलब आप उसको उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब कर दें, ठीक है, तो इसकी वजह से उसकी स्टेट में चेंज करके या उसको उसकी शेप में चेंज कर दिया, जैसे कि स्प्रिंग को खींच दिया या दबा दिया, तो वो अपनी नेचुरल स्टेट से चेंज हो गई। एक बो है, बो माने धनुष, तो धनुष पर धनुष आपने खींच दी, उसकी जो स्ट्रिंग होती है वो, ठीक है, या आप खुद हाइट पर चले गए, तो आप ग्राउंड पर थे जब, ठीक है, तो आप ग्राउंड से हाइट पर चले गए। अब दोनों में से किस जगह पर आप ज्यादा स्टेबल थे? ग्राउंड पर ज्यादा स्टेबल थे, हाइट पर कम स्टेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से ये आपकी पोजीशन थी कम पोटेंशियल एनर्जी की और आप यहां पहुंच गए, तो आपकी स्टेट में चेंज होगा और इसकी वजह से आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। समझ में आ रही है बात? तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे पास ऐसी सिचुएशन में आती है जब भी किसी बॉडी की स्टेट, शेप एटसेट्रा में चेंज किया जाता है, और इसकी वजह से उस बॉडी में जो एनर्जी आ जाती है, उस एनर्जी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो यही बात यहाँ बताइए, द एनर्जी possessed by a body at rest due to its position or size and shape is called potential energy. It is usually denoted by U and ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है मैंने आपको बताया था, वही जो वर्क की होती है, और वर्क की क्या होती है ये तो मुझको भी नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि वो जूल होती है, ठीक है, जैसे उसे शो करते हैं। तो यू से पोटेंशियल एनर्जी को शो करते हैं। ये कुछ एग्जांपल लिया है उन्होंने, अ बॉडी प्लेस्ड एट हाइट above ground, a wound up watch spring, compressed spring, bent bow, stretched रबर स्ट्रिंग, सॉरी रिबर नहीं है, रबर स्ट्रिंग, इन सब में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी सिंपल सी बात है, किसी बॉडी को वो जहां नेचुरली रहना चाहता है वहां से डिस्प्लेस कर दो, वहां से उसकी पोजीशन में चेंज कर दो या शेप और साइज में चेंज कर दो। तो किसी भी, ये सपोज कीजिए एक रबर बैंड है, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, फटाफट समझने की हो रही है। एक रबर बैंड है, वो नेचुरल स्टेट से आपने उसको स्ट्रेच किया, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच का सेपरेशन बढ़ गया ऐसे, तो वो नेचुरली यहाँ पर रहना चाहते थे, लेकिन आपने खींचा तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे दूर दूर होकर यहाँ पर चले गए, ठीक है।
तो ये सेपरेशन जो बढ़ गया, इसकी वजह से उसमें जो एनर्जी आई वही उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया? ओके, नाउ फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिक्स में पोटेंशियल, मैकेनिक्स मतलब मैकेनिकल एनर्जी की स्टडी जहां हम करते हैं, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज यू कैन सी, क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, चेंज पोजीशन की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज साइज और शेप की वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ वो समझ लो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ कि अगर सपोज कीजिए, मैं यहाँ एक आपको बता देता हूँ थोड़ा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, शॉर्ट में लिख दूं, कोई परेशानी तो नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो है किसी बॉडी की हाइट में चेंज करते हैं, सपोज कीजिए कोई बॉडी है जो पहले यहां पर थी, ठीक है, आप उसको यहां ले गए, तो क्या हुआ, बॉडी की हाइट में चेंज हुआ, एज यू कैन सी बॉडी अपनी ओ पोजीशन से कहां पहुंच गई, पी पोजीशन में पहुंच गई, ठीक है, और इसकी वजह से उसमें जो चेंज हुआ हाइट में, वो हाइट में चेंज एच हो गया, ठीक है, मान लीजिए वो एच हाइट का चेंज। अब बॉडी का वेट था mg, तो आपको कम से कम जो फोर्स उस पर लगाना पड़ा होगा ऊपर की तरफ, वो फोर्स कितना लगाना पड़ा होगा, mg लगाना पड़ा होगा, ठीक है, कम से कम इतना तो लगाएंगे आप, इससे कम फोर्स से तो नहीं उठा सकते, मिनिमम इतना। तो अगर मैं मिनिमम फोर्स mg मानकर चलूं, तो आपने जो वर्क किया बॉडी पर, वो वर्क कितना हुआ, mgh हो गया, और यही mgh वर्क जो आपने किया बॉडी में, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। समझ में आई बात? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U जो होती है वो mgh के इक्वल होती है। क्लियर? यही बात अभी यहाँ एक्सप्लेन भी करेंगे ये लोग, तो समझ में आ गया। मतलब किसी बॉडी को h हाइट तक ले जाने में अगर आप मिनिमम mg फोर्स लगा रहे हैं, तो उस बॉडी का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, U इज इक्वल टू mgh। ओके, अभी समझते हैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या क्या समझाया है। तो each body experiences a force of attraction towards the earth, as we know it is called force of gravity or weight of the body. The potential energy possessed due to force of attraction of earth on it is called gravitational potential energy. अब ये यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन दी हुई है आपको, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, ये द पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body due to the force of attraction of earth on it is called gravitational potential energy, ठीक है। The gravitational potential energy of a body is zero when it is at infinity. Infinity पर gravitational potential energy जीरो मानते हैं। क्यों मानते हैं? इन्फिनिटी पर जो अर्थ का अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाता है, अर्थ का फोर्स भी जीरो होता है। ये बात समझने की है। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, इतना दूर कि अर्थ का ग्रेविटेशनल इफेक्ट वहां जीरो है, तो इसलिए वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। Gravitational potential energy of a body is at a point is equal to the amount of work done by the force of attraction of earth in bringing the body from infinity to that point, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ये एक डेफिनेशन आपको पहले बताई थी ऊपर, कि द पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body due to the force of attraction of earth on it। दूसरी आप ये यहाँ से समझ सकते हैं, ये डेफिनेशन आपको 11th क्लास में अच्छे समझ में आएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इन ब्रिंगिंग दैट बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये अब आपको अभी समझ में कम आ पाएगी। सपोज कीजिए कोई बॉडी है जो इन्फिनिटी पर है, ठीक है, ये इन्फिनिटी पे कोई बॉडी है, आपने इस बॉडी को यहाँ से लेकर और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पी पर लेकर आए, ठीक है, कहाँ से, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लेकर आए आप। तो और क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि अर्थ का फोर्स था जो उसको खींच कर लाया। आप मतलब आप नहीं लेकर आए, आप मतलब अर्थ का फोर्स है, अर्थ का फोर्स उसको इन्फिनिटी पे जीरो था, धीरे धीरे वो वहां से आना शुरू हुई बॉडी अर्थ की तरफ अपने आप नेचुरली। जैसे ही वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आई, अर्थ ने उसको खींच लिया। तो इन्फिनिटी से बॉडी को पी पॉइंट तक, अर्थ के पास तक लाने में जो वर्क होता है वही उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है।
लेकिन ये डेफिनेशन 11th क्लास के में आपकी समझ में आएगी, क्योंकि 11th क्लास में इस डेफिनेशन पर बेस्ड पूरा डेरिवेशन होगा, एक फॉर्मूला डेराइव किया जाएगा, तो वहां आपके ये वाली डेफिनेशन बेटर समझ में आएगी। फॉर नाउ अगर आप ये वाली डेफिनेशन जो ऊपर थी इसको भी याद रखते हैं तो आपका काम होता है। द पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाई अ बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन इट इज कॉल्ड इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। 10th स्टैंडर्ड के लिए ये डेफिनेशन भी सफिशियंट है, ठीक है। अगर आप इस डेफिनेशन को नहीं भी याद कर पाते हैं या नहीं भी आपको समझ आता है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, अगर किसी बॉडी को इन्फिनिटी से अर्थ के पास तक लाने में, अर्थ के पास किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है उसी वर्क को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे क्या कह रहा है, सिंस वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इटसेल्फ, सो एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज नेगेटिव। अब ये बात आपको यहाँ पर समझ कर रखनी है, ये बात भी है 11th क्लास में जब आप आएंगे तो आपको वहां समझ में आएगी, चैप्टर नंबर 8 में, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में होंगे तो, ठीक है। तो वहाँ एक ग्रेविटेशन का चैप्टर होगा जो इन जनरल सब भी सारे सिलेबस में है, तो ग्रेविटेशन चैप्टर होगा, आईसीएसई सीबीएसई कोई भी बोर्ड है, सारे बोर्ड्स में उस ग्रेविटेशन में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी कहीं भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अगर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो खुद वर्क करता है, ठीक है। फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, तो जब कोई खुद वर्क करता है कोई फोर्स, तो उस फोर्स की खुद की एनर्जी कम होती जाती है, इसलिए हम उसे कहते हैं माइनस, नेगेटिव, ठीक है। और जब कोई किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाता है तो उस फोर्स की एनर्जी बढ़ती है, तो इसलिए हम उसे पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटी है वो कैसा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है किसी भी बॉडी की, लेकिन अभी के लिए आप उसका नेगेटिव साइन यहाँ यूज नहीं करेंगे, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एज द डिस्टेंस of the body from the surface of earth increases, force of attraction decreases, and therefore gravitational potential energy also decreases, ठीक है। सॉरी, दोबारा से इस स्टेटमेंट को पढ़ता हूं मैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई। एज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे क्या होगा, जो अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव साइन लगा था ना, तो नेगेटिव वैल्यू कम होगी और पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ समझ लो। अब क्या करूं मैं, ये इतना उन्होंने दिया है तो इतना ही समझते हैं। U जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो U का जो फॉर्मूला आप 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो फॉर्मूला होगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, ठीक है। यहाँ पर जो कैपिटल M है ये मास ऑफ अर्थ होता है, स्मॉल m जो होता है ये मास ऑफ बॉडी होता है, और जो कैपिटल G है ये आपको पता ही है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर अब क्या होता है कि जैसे जैसे अर्थ से दूर जाएगा बॉडी तो आर बढ़ता जाएगा उसका। आर क्या है, अर्थ के सेंटर से बॉडी की डिस्टेंस जो है वो आर है, तो अगर ये बॉडी यहाँ की जगह यहाँ आ गई तो आर बढ़ गया। जब आर इंक्रीज होगा तो यू की नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। और जब नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होगी तो पॉजिटिव वैल्यू में क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। यही बात उन्होंने यहाँ पे बताई है, क्योंकि यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये बात यहाँ बताई गई है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस कब, व्हेन डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, ठीक है। और कैसे इंक्रीज हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो उन्होंने बोला कि द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल potential energy decreases and finally it becomes zero at infinity। नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होती है। आपको पता ही है, आपको नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी तो नंबर लाइन पर आपको पता होगा कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है, जैसे प्लस में 2 3 से छोटा है तो माइनस में
-2 -3 से बड़ा है ना? जानते हो कि नहीं जानते? ठीक है, देखो ऐसे कि अगर 2 इज लेस देन 3, ठीक है, होता है 2 इज लेस देन 3 नहीं होता? 2 इज लेस देन 3, तो -2 और -3 में क्या रिलेशन होगी? -2 इज ग्रेटर देन -3। नेगेटिव और पॉजिटिव में अपोजिट चलते हैं, तो बस यही बात यहाँ समझाइए, ठीक है? क्लियर ये बात? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है समझ में आया? आपको फॉर्मूला भी उसका भी बताया था मैंने, वो फॉर्मूला भी बताया था जो आपके सिलेबस में है, U = mgh। दूसरा वाला जो बताया आपके सिलेबस में नहीं है अभी, ये तो आपको सिर्फ ये जो इन्होंने लाइंस लिख दी हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। ये फॉर्मूला तो आप 11th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? और मैं उस 11th क्लास के टॉपिक को एक्चुअली मैं यहाँ डिस्कस कर दूं पूरा, लेकिन मैं इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा क्योंकि वो आपके स्कोप ऑफ सिलेबस में नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ क्योंकि पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमको पहले फोकस किस पे करना चाहिए कि बोर्ड में क्या आएगा, ठीक है? उसके बाद फिर हमें उससे बियॉन्ड देखना है। नाउ स्टूडेंट्स, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है? जैसे कोई भी नॉन रिजिड बॉडी है, आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे, स्प्रिंग है, बो है, धनुष जो था, ठीक है, कोई बॉल है, सॉफ्ट बॉल, कोई भी नॉन रिजिड बॉडी है, आपने उस पर क्या किया? आपने उस पर एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, किस लिए? उसके साइज को डिफॉर्म करने के लिए, उसको उसकी शेप या साइज को चेंज करने के लिए। तो क्या होगा? उसकी शेप और साइज में चेंज हो जाएगा। आप जब फोर्स हटाते हैं तो क्या होता है? स्प्रिंग पर आपने फोर्स लगाया, वो दब जाती है। आपने फोर्स हटाया तो क्या होता है? वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर भी कोई ऐसा फोर्स है जो आपके फोर्स को अपोज कर रहा है। मतलब जैसे सपोज कीजिए कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, सपोज कीजिए एक स्प्रिंग है जो नेचुरली ऐसी थी, ठीक है, आपने इस पर फोर्स लगाया, ये कंप्रेस हो गई, ये हो गई, ठीक है, आपने इस पर इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाया है ना? तो अब जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे क्या होगा? ये वापस से ऐसे हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इसको दबा रहे थे तो इस आपकी फोर्स के अपोजिट भी इसमें एक फोर्स लग रहा था, एफ डैश। तो ये जो एफ डैश फोर्स होता है इसको कहा जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहा जाता है? रीस्टोरिंग फोर्स। यानी जब भी आप किसी नॉन रिजिड बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी शेप और साइज में चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट वहां पर एक फोर्स होता है रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है? और उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से है? इलास्टिसिटी की वजह से। ये जो फिनोमिना हुआ ना, आपने यहाँ पे एक फिनोमिना देखा कि बॉडी ने अपनी ओरिजिनल फॉर्म को रीगेन किया। तो प्रॉपर्टी ऑफ रीगेनिंग ओरिजिनल फॉर्म ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है? तो इलास्टिसिटी के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है? रीस्टोरिंग फोर्स, ओके? तो यहाँ पर ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, तो जब आपने फोर्स लगाया तो वो आपको अपोज कर रहा है। देखो आपके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, एज यू कैन सी हियर, एफ और एफ डैश अपोजिट है। तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस एफ डैश, ठीक है? तो सम वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स डिफॉर्मिंग द बॉडी, ठीक है? आपको उस बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है। और ये जो आपने अगेंस्ट वर्क किया, अभी आपको बताया था कि दिस अगेंस्ट वर्क जो होता है, जब आप फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हो तो यही वर्क उस बॉडी में एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, और उस पोटेंशियल एनर्जी को कहा जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे? द पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body in the deformed state due to change in its size and shape is called elastic potential energy. Okay, the amount of work done in deforming the body, in changing the shape or size of the body. समझ में आ गई बात? तो ये जो है, अगर आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या डेफिनेशन लिखोगे? आप ये वाली डेफिनेशन लिखोगे, द पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body in deformed state due to change in its size or shape is called इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? यानी किसी बॉडी को, जैसे ये स्प्रिंग थी इस स्टेट में, या अगर आप इसे खींच देते हैं तो उस स्टेट में, इन स्टेट्स में अगर बॉडी पर कोई भी
डिफॉर्मेशन होता है, तो डिफॉर्म्ड स्टेट में बॉडी में जो एनर्जी होगी वही एनर्जी क्या कहलाती है? दैट एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ये बात? इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा आई होप कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी भी बॉडी की डिफॉर्म्ड स्टेट में उसमें जो, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी possessed बाय अ बॉडी in the deformed state due to change in its size and shape is called elastic potential energy। ठीक है, किसी बॉडी में उसके साइज या शेप में चेंज होने की वजह से डिफॉर्म्ड स्टेट में, यानी जब चेंज हो गया है उस टाइम उसमें जो एनर्जी रहती है उस एनर्जी को कहा जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट। अभी आपको बताया था कि अगर किसी बॉडी को आप यहाँ से h हाइट ऊपर ले गए तो उस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा वो mg है, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h हुआ, आपको यहाँ बताया था डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये h, ठीक है, और फोर्स उस पर कितना लगा? mg। तो वर्क जो हुआ वो कितना हुआ? mgh। एंड यही वर्क उस बॉडी में रिस्टोर हो जाता है द फॉर्म ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सिंपल। क्या किया है हमने यहाँ पर? हमने यहाँ पर किसी बॉडी को O से P तक ले गए, h हाइट तक। तो जब हम h हाइट तक किसी बॉडी को ले गए, उस बॉडी का मास कितना था? m था। हम उसको कहाँ ले गए? h हाइट ले गए। तो जब हम वर्टिकल हाइट h ले जाते हैं बॉडी को, उस पर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा था जो mg था, और उसकी वजह से वहां पर जो वर्क हमें करना पड़ा उस बॉडी को उठाने में, वो वर्क कितना हुआ? mg, force into displacement, तो mg into h, mgh, and this work gets stored in the body as its potential energy। okay students, now moving next, नोट दे रखा है, देखते हैं। प्रिसाइजली mgh इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कितने उसकी पोटेंशियल एनर्जी। भाई आप जब उसको ग्राउंड पर लेकर खड़े थे, जब बॉडी ग्राउंड पर थी, तब भी उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो थी, लेकिन जब आप उसे हाइट पर ले गए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ और इंक्रीज हुआ, तो वही गेन क्या है? mgh। ठीक है, बट हियर we have assumed that when the body is on the earth surface its gravitational potential energy is zero। ये हम अपने कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं। ये बात इन्होंने इसलिए यहाँ पर मानी है क्योंकि आपको कैलकुलेशन में इजी रहे। ठीक है, क्योंकि अभी इन्होंने वो कॉन्सेप्ट आपको बढ़ाया नहीं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, u इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर, तो वो फॉर्मूला आप पढ़ेंगे 11th में, तो वहां पर आपको ये बात समझ में आएगी कि हम अर्थ के सरफेस पर जीरो लें या ना लें। अभी के लिए उन्होंने क्या करा है? अभी के लिए उन्होंने यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है। वो इसलिए मान लिया है ताकि ऐसा रहे कि यहाँ जो है आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो फॉर्मूला भी आपने पढ़ा नहीं है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस पर उन्होंने जीरो मान ली, एंड सो वी कंसिडर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट हाइट h इज इक्वल टू mgh। और अगर मान लो कि अर्थ के सरफेस पर जीरो है, तो आप अर्थ के सरफेस से h हाइट पर गए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mgh हो गई। ठीक है, समझ में आ गई बात? अर्थ के सरफेस पर उन्होंने जीरो मान ली। एक्चुअली जीरो नहीं होती, आप परेशान ना हो। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस पर जीरो नहीं होती, लेकिन ये कन्वीनियंटली मान लिया जाता है जिससे कि कैलकुलेशंस इजी रहे। ठीक है, तो ये अभी के लिए उन्होंने ऐसा माना है। Thus, when a body is thrown vertically upward, the height of body from the ground increases, hence its potential energy also increases। ठीक है, similarly when a body is released from the height it falls, height decreases and hence potential energy also decreases। कहने का मतलब ये है कि अगर दो बॉडीज हैं, बॉडी, एक सेकंड ये रब कर लेता हूं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो सपोज कीजिए कि कोई बॉडी है, कोई मास m बॉडी है जिसको h1 हाइट से h2 हाइट पर ले जाया जाता है। ठीक है, सपोज कीजिए कोई बॉडी थी, यहाँ से उसकी हाइट थी पहले h1, ठीक है, फिर इसको, और इसका मास m था तो वेट mg था, इसको यहाँ से उठाकर ले गए एक दूसरे पॉइंट तक, दूसरा पॉइंट, उसकी जो हाइट है वो है h2, और अभी भी उस पर उसका वेट तो mg ही रहने वाला है। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए पॉइंट P था, ये पॉइंट Q है, तो एट P
पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, U1 मान लो, कितनी थी mgh1, और क्यू पॉइंट पर कितनी है, इज इक्वल टू mgh2। अब आपको यहाँ एक और बात दिखनी चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो H1 H2 से ज्यादा है या कम है। देखिए जरा, H1 कम है H2 से, तो सिंस H1 is less than H2, therefore 1 is also less than U2। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा कितना हो जाएगा, डेल्टा यू अगर मैं निकालूं तो वो कैसे निकलेगा, U2 माइनस U1, और U2 माइनस U1 का मीनिंग क्या निकला यहाँ पर, इट मीन्स mg तो कॉमन ही आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा H2 माइनस H1, यही तो बचा। ठीक है, तो अब क्योंकि H2 बढ़ा था तो इसका मतलब H1 से H2 तक जाने में एनर्जी इंक्रीज हुई, यही तो मतलब हुआ, U1 से बढ़ा है। इट मीन्स क्या हुआ कि H1 से H2 तक जाने में एनर्जी इंक्रीज हुई, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है गेन इन एनर्जी। ठीक है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यही अगर ऐसा होता कि आप बॉडी को छोड़ते नीचे, मतलब H2 से H1 पे छोड़ेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा एनर्जी का। ठीक है, तो ये बात यहाँ समझाइए, यहाँ गेन लिखा है, अगले में उसने कहा है बट इफ अ बॉडी ऑफ मास m फॉल्स डाउन फ्रॉम हाइट H1 टू हाइट H2, नीचे की तरफ गिर रही है अगर बॉडी तो वहां लॉस होगा और फॉर्मूला बनेगा mgh1 माइनस H2। मतलब अगर बॉडी इनिशियली यहाँ पर है और फाइनली यहाँ पर है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और ग्राउंड से ये हाइट H1 है और ये हाइट H2 है। ठीक है, तो उस केस में आप देखें H1 H2 से बड़ा है और इसलिए यहाँ पर क्या होगा, P से Q तक आ रही है अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो जो आपका डेल्टा U होगा वो क्या हो जाएगा, mgh1 माइनस H2, यानी लॉस हो जाएगा, H1 से एनर्जी H2 पर हो जाएगी और H2 यहाँ कम है H1 से। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके बारे में था, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ओके, तो नाउ मूव टू काइनेटिक एनर्जी। आई होप कि पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू काइनेटिक एनर्जी। यस, तो काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी possessed by a body due to its state of motion is called kinetic energy। सपोज करो आप भाग रहे हो, टिकड़िक 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 टिकड़िक, आप भाग रहे हो, घोड़ा भाग रहा है, जो भी भाग रहा है, समझ में आ रही है वो टिकड़िक टिकड़िक करके, टिकड़िक टिकड़िक टिकड़िक, है ना। तो ये जो भागता है या चलता है, जब मोशन में आती है कोई बॉडी तो उसके पास जो एनर्जी होती है, ठीक है, उस एनर्जी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। यानी जिस एनर्जी की वजह से मोशन होती है बॉडी में, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट वही होती है जूल। जैसे फास्ट मूविंग स्टोन, फास्ट नहीं स्लो मूविंग स्टोन हो तब भी उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। या उन्होंने बताया कि एक फास्ट मूविंग स्टोन है, वो विंडो पेन को तोड़ देता है, क्रैक कर देता है अगर वो उससे स्ट्राइक करता है, इट इज बिकॉज इट हैज काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली अ कार in motion, moving hands of a clock, a bullet fired from a gun, rolling ball, an apple falling from the height, etc. all have kinetic energy। मतलब जहां भी मोशन है वहां काइनेटिक एनर्जी है। सिंपल बात समझ में आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे पता चलता है, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा इक्वल होती है वर्क डन के। जैसा आपको बताया था कि जो मैकेनिकल एनर्जी है उसी का तो टाइप है दूसरा काइनेटिक एनर्जी। पहला टाइप क्या था, पोटेंशियल, दूसरा क्या है, काइनेटिक। तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा वर्क करती है, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क विच द बॉडी मूविंग मूविंग बॉडी कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी कोई बॉडी को मूव कराने में जो वर्क करना पड़ता है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो। समझ में आई बात? मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी possessed by a moving body is equal to the amount of work which the moving body can do before coming to rest। यानी कोई बॉडी अगर चल रही है और चलती हुई बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपको ये पता करना है, तो डेफिनेशन ये कहती है कि वो चलती हुई बॉडी रेस्ट में आने तक जितना वर्क कर देगी वही उसकी काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि अगर उस बॉडी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और बॉडी चल रही थी, तो जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो बॉडी रुक जाएगी और रेस्ट तक आने में उसने जो भी वर्क किया होगा वो पूरा वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है ये? तो अब जरा देखते हैं कि कैसे। सपोज कीजिए कि कोई बॉडी है, सपोज कीजिए कि एक बॉडी है जो इनिशियली चल रही है v वेलोसिटी।
यहां से एस डिस्टेंस चलकर वो रुक जाती है, यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आकर क्या होता है, बॉडी जाती है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, और स्पीड भी जीरो हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है, तो वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो कोई फोर्स था जिस फोर्स की वजह से वो बॉडी रुक गई, और इस टाइम पर इस पे जो फोर्स लग रहा था रोकने के लिए, वो फोर्स मान लीजिए एफ लगा है। क्या है वो फोर्स, एफ। इस एफ का नाम क्या है, रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग मतलब रोकने वाला, अपोजिंग। तो रिटार्डिंग फोर्स है एफ, जो बॉडी को रोकना चाहता था, जिसकी वजह से बॉडी एस डिस्टेंस चलकर रुक गई। तो अब काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कैसे कैलकुलेट करोगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होगा वर्क डन बाई रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, जितना वर्क रिटार्डिंग फोर्स ने किया, उत, अब ये वर्क डन रिटार्डिंग फोर्स का जितना था उतना ही वर्क बॉडी को भी करना पड़ा होगा चलने के लिए। भाई कोई तुम्हें रोकने के लिए जितनी कोशिश कर रहा है, उतनी ही कोशिश तुम चलने के लिए करते हो, इसीलिए एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर दोनों कोशिश इक्वल हो गई और आप रुक जाते हो। समझ में आ गई। तो अब क्या है कि वर्क डन बाई रिटार्डिंग फोर्स, तो काइनेटिक एनर्जी को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, इट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, क्या क्या फॉर्मूला होता है, एम ए इंटू एस। अब हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, पढ़ा था क्या। ठीक। अच्छा, ये जो वर्क डन बाई रिटार्डिंग फोर्स है, आप देखो बॉडी चल रही थी राइट वर्ड्स, फोर्स लगा था लेफ्ट वर्ड, तो ये जो वर्क डन है ये नेगेटिव होना चाहिए था ना, है ना, तो यहाँ भी माइनस का साइन आना चाहिए। अब यू स्क्वायर प्लस 2as में अगर आपने पढ़ा हो, यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, इसमें ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। इनिशियल कितनी दे रखी है, v, तो वी स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालते हो किसकी, अगर आप यहाँ पर वैल्यू निकालते हो ए की, ए एस की निकाल लो चलो। अच्छा, तो यहाँ पर 2as इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, ए एस इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, और ए एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू। क्लियर। ये वाला जो k इज इक्वल टू, ये जो था टर्म दिख रहा है, ये वाला टर्म, इसमें ये वैल्यू पुट कर दो, तो करना जरा पुट, क्या होगा, k इज इक्वल टू माइनस का m, और ये देखो ए एस दिख रहा है, ये रहा, इस ए एस की जगह क्या पुट कर दो, माइनस का वी स्क्वायर अपॉन टू, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। क्या किया हमने यहाँ पर, कोई बॉडी थी, जो बॉडी चल रही थी, तो कोई बॉडी थी वो v वेलोसिटी से पहले चल रही थी, उस पर f रिटार्डिंग फोर्स लगा था, जिसकी वजह से वो चलते चलते s डिस्टेंस कवर करके रुक गई। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हुआ, वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स। अब वर्क डन बाय अपोजिंग, रिटार्डिंग माने क्या है, अपोजिंग, और मैंने आपको बताया था जब वर्क के बारे में, तब ये बताया था कि अपोजिंग फोर्स जब डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट फोर्स होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, तो मतलब यहाँ माइनस का साइन आ गया, माइनस का साइन इसमें आ गया, तो इसके बाद ये माइनस एम, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो आपने न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करके एफ इज इक्वल टू एम ए डाला, तो एम ए इंटू एस हो गया। आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता था। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो v की वैल्यू कितनी है, फाइनल वेलोसिटी होती थी जीरो है, और इनिशियल वेलोसिटी u की जगह v दे रखी है, तो आपने वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ से आपने साइड चेंज की, as की वैल्यू निकाल ली, as की वो वैल्यू निकाल कर आपने पुट कर दी इस वाली इक्वेशन में, तो आपके पास ये आ गया, और यहाँ से आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। समझ में आ गई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक। लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होती है, लेट्स सी। देखिए जरा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़ा k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू एम वी। अब यहाँ से आप जरा v की वैल्यू निकालें, क्या आ जाएगी,
पी अपॉन एम। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला उसमें पुट कर दें। पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या होगा, अगर आप इसे इक्वेशन 1 में रखते हैं तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m, और p की जगह आपने पुट किया क्या, वो v की जगह पुट किया p अपॉन m का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, k इज इक्वल टू 1/2 m इंटू स्क्वायर खोलेंगे तो p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, k इज इक्वल टू आ गया आपके पास p स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन बन गई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2m के, और यहाँ से आपके पास आ गया p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के। तो ये आपके यहाँ पे रिलेशन है, एज यू कैन सी हियर, दिस इज द रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये बात, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ये आपका रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। इट स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई बॉडी अगर पहले से चल रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा, कोई फोर्स अप्लाई किया जाए अगर, वही उस फोर्स का वर्क डन। ठीक है, मतलब इसको समझो कि अगर सपोज कीजिए कि कोई बॉडी है जिसकी पहले काइनेटिक एनर्जी थी के आई, ठीक है, आपने उस पर क्या किया, एफ फोर्स लगाया। इस एफ फोर्स के चक्कर में उसने एस डिस्टेंस कवर की, और एस डिस्टेंस कवर करते करते उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हुई वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो के एफ होगा। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। और यहाँ पर ये कहते हैं कि वो जो वर्क डन है फोर्स एफ का, जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, यानी के एफ माइनस के आई के इक्वल होगा। ये मतलब है इनके कहने का कि वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गई बात। वर्क डन बाय फोर्स एफ, देखो यहाँ पर एफ फोर्स लगाया था आपने एक बॉडी पर जो उसकी पहले काइनेटिक एनर्जी थी के आई, फिर आपने उस पर क्या किया, फोर्स लगा दिया एफ। एफ फोर्स लगाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी के एफ हो गई, लेकिन अचानक से तो के एफ नहीं हो जाएगी। तो जितनी देर में उसकी काइनेटिक एनर्जी के एफ हुई उतनी देर में उसने एस डिस्टेंस कवर कर, और इस पूरे प्रोसेस में कुछ फोर्स ने जब डिस्टेंस भी कवर की, फोर्स भी लगा, तो कुछ वर्क हुआ होगा। तो ये वर्क कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले थे, एक आपने एफ इंटू एस पहले पढ़ा था। अब अगर आपको एस नहीं पता चला तो आप के एफ माइनस के आई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं। ऐसा कौन कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं कैसे। ठीक है, देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला, अगर कोई फोर्स कहीं लगा है तो उस फोर्स का जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस। ठीक है, अब हमको पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, MA, तो इसलिए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MAS। अब अगर आपको याद हो, अभी अभी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2x। अब मान लीजिए कि वो जो बॉडी है वो बॉडी पहले U स्पीड से चल रही थी, और फोर्स लगने के बाद उसकी स्पीड v हो गई, और इतनी देर में उसने s डिस्टेंस कवर की। तो यहाँ से 2as इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और as इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अप्लाई कर दो जरा ये जो फॉर्मूला आपका था यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पर लिखते हो इसे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी, करो अप्लाई, w इज इक्वल टू कितना हुआ m, और ए एस की जगह आप ये पुट करोगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, 1/2 एम का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते।
भाई आपने क्या किया, 1/2 को एक तो दोनों का संग अलग अलग रख लिया, और उसके बाद फिर आपने क्या किया, उसके बाद आपने कुछ बड़ा काम नहीं किया है, सिंपल सा एक ही काम किया है कि एम का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम यू। अब यू क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, तो इसका मतलब ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, और वी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी थी, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, के एफ माइनस के आई, यही तो बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज द एक्सप्रेशन। ओके, सो वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम, डेरिवेशन आप करके देखिएगा, स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने यही कहा था आपसे कि पोटेंशियल एनर्जी और उसके टाइप, काइनेटिक एनर्जी और उसका लीनियर मोमेंटम से रिलेशन, और वर्क एनर्जी थ्योरम, इतना काम करेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर बीइंग हियर, होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट टुडे, एंड आगे भी पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए और पूछते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।